ओके, वेलकम टू बोधि संगम पीसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का पार्ट फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का चैप्टर मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स का जो पार्ट्स हैं, मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं एक्चुअली, जो जितनी भी मोशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो ग्रेविटेशन हो गया, चाहे वो फोर्स हो गया, चाहे न्यूटन के लॉज हो गया, चाहे ये स्पीड के जो रूल्स हैं वो हो गए, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि सोर्सेज क्या क्या हम यूज करने वाले हैं इसमें। तो सोर्सेज के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पे लिंक दे रखी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो है घटना चक्र के जो चैप्टर्स हैं उनके सोर्सेज को कैसे फॉलो करना है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंस वी आर स्टडिंग मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स के लिए अपन ये देखते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स के घटना चक्र का जो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ये दोनों चैप्टर हैं अपना, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी के क्लास 9 चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इन ग्रेविटेशन, ये दोनों चैप्टर से मैच करते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को आज हम पढ़ेंगे, इन दोनों चैप्टर की हेल्प से। ठीक है, तो अपना जो ये सोर्स है अपना एनसीईआरटी है और घटना चक्र है। घटना चक्र का चैप्टर नंबर 3 एंड 4, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। उससे आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं इस पीडीएफ को कैसे फॉलो करना है। ये जो अपना नोट्स है इसको फॉलो कैसे करना है। देखो, ये पीडीएफ यूपीपीसीएस के हिसाब से बनाई गई है। एनसीईआरटी क्लास 9 या क्लास 10 एक अच्छी डेप्थ की बुक है। अगर आप उसे पढ़ने जाएंगे तो नो डाउट अच्छी किताब है, बढ़िया से पढ़ सकते हैं। पर पीसीएस का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो हम बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछते हैं, और एक बार अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई कि क्या चीज़ें पकड़नी है, क्या चीज़ें वहाँ पे लीव करनी है, तो आप बहुत आसानी से एनसीईआरटी को निपटा सकते हैं। तो ये जो अपने नोट्स हैं ना, इस नोट्स को यूपीपीसीएस के डेप्थ के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें वही चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं जो या तो पूछी गई हैं या पूछे जाने के चांसेज हैं। इसमें बहुत एडवांस लेवल की, बहुत ज़्यादा डेप्थ की चीज़ें नहीं इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पीडीएफ फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ये लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो अलग से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो कलर कोडिंग की बात करते हैं, यहाँ पे दो जैसे आप कलर दे सकते हो, एक रेड कलर है, एक येलो कलर है, एक स्टार मार्क्स है। तो आने वाले जितने भी मेरे क्लासेस रहेंगे उसमें से ये 3 कलर कोडिंग रहने वाली है। रेड कलर का मतलब ये है कि जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं ना, वो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे कहीं होगा, जैसे ये फार्मूला पूछा गया है यूपीपीसीएस में किसी साल में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके पूछे जाने के चांसेस दोबारा भी बहुत हाई हैं। दूसरा है येलो कलर कोड। येलो कलर कोड का मतलब ये कि ये अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसके पूछे जाने के चांसेस भी हाई हैं। ये इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसको येलो हाईलाइट किया हुआ है। तो येलो एंड रेड दोनों चीज़ें आपको बाय हार्ट याद रखनी है, बाकी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए रखनी है। स्टार मार्क्स का मतलब ये है कि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको तो आपको रट्टा मार के रखना है। ये आई थिंक यू आर क्लियर। तो हम आगे बढ़ सकते हैं चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपना चैप्टर है मोशन एंड फोर्स। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड हैं। व्हाट इज़ मोशन एंड स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंड ऐसे करके नीचे न्यूटन्स के लॉज हो गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ मोशन। मोशन हम सबको पता है गति, कि जो कुछ अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ है, यहाँ से यहाँ जा रही है किसी स्पीड से, तो इसको मोशन बोलते हैं, सिंपल। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है यूपीपीसीएस के हिसाब से, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए ऐसे समझो, मान लो आपका ये घर है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो। अब आपको घर जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है ये और एक रास्ता है ऐसे करके ऐसे, ये दूसरा रास्ता है, ये पहला रास्ता है। अब पहले रास्ते पे जाने के लिए
आपको ये पहला रास्ता। अब यहाँ से जाने के लिए आप या तो ये वाला रास्ता चूज कर सकते हो या फिर ये वाला रास्ता चूज कर सकते हो। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस ये होती है कि जितना भी दूरी आप इस पॉइंट से बी पॉइंट तक चलेंगे दैट इज़ डिस्टेंस। आप यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए, दैट इज़ डिस्टेंस। आपने कि जितना कवर किया डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि योर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे सेकंड पाथ चूज किया है लेकिन फिर भी आपकी जो डिस्टेंस है वो इतनी ही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। मान के चलो अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से फिर से वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0। डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस आपने ये जो कवर किया ना कम्प्लीटली, ये डिस्टेंस हो गई। इसका क्या होता है? 2πr। ये बेसिकली 2πr दिस मैथमेटिकल थिंग, जस्ट इतना समझो कि ये 2πr होगा डिस्टेंस और 0 होगा डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पूछने के चांसेस हाई हैं। ये पूछ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब आप ये पूछोगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखो, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डायरेक्शन इसमें बहुत मायने रखता है, बहुत मायने क्या, एक है ही उसका पार्ट। और स्केलर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मान डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमको डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है और जबकि डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वेक्टर क्वांटिटी में वो होती हैं जहाँ पे डायरेक्शन भी होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिना डायरेक्शन के पता ही नहीं चल पाएगा किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर मान लो आपको एक बॉडी दे दूँगा, एक सॉलिड ब्लॉक है ये, मैं बोलूँ कि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या ये बॉक्स चलेगा? ये आपका रोड है, आप पूछोगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। बिना डायरेक्शन के आप बता नहीं सकते हो कि ये बॉक्स चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ मैं कहूँ कि यार एक सॉलिड बॉडी है, इसका आप एरिया बता दो मुझे, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहोगे अच्छा मुझे ये साइड दे दो, मुझे ये साइड दे दो, इसका एरिया बता दूंगा, ए भी हो जाएगा। आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। वहीं पे हम पूछो फोर्स कितना है, तो आप फोर्स के लिए डायरेक्शन मांगोगे कि इस तरफ लग रहा है, कि इस तरफ लग रहा है, कि इस तरफ लग रहा है, किस तरफ लग रहा है। तो ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन और विदाउट डायरेक्शन। तो विदाउट डायरेक्शन स्केलर, विथ डायरेक्शन वेक्टर, ये चीज़ें याद रख लेना। यहाँ पे पूछ लेते हैं कभी कभी क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो, स्पीड हम सबको ही पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इस स्पीड में अगर डायरेक्शन आ गई तो इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन यानी अगर किसी मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन आता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, अदरवाइज वो स्केलर क्वांटिटी होती है। थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा है स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना याद रखने की जरूरत है, स्पीड और वेलोसिटी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। इसमें एक है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, जो हमारे बाइक्स होते हैं, जो बाइक्स में लगा होता है, हमें स्पीड दिखाता है कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, वो स्पीडोमीटर होता है। वहीं पे ओडोमीटर क्या होता है कि इट मेजर्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए व्हीकल। वो कंप्लीट जो नीचे जो छोटा सा जो आपने देखा होगा, जो वाइट कलर के जो छोटे छोटे बॉक्सेज होते हैं, चेंज होते रहते हैं नंबर्स के साथ, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है कि इट इज़ जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई भी रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालना होता है तो हमको एक फाइनल क्वांटिटी चाहिए होती है और एक इनिशियल क्वांटिटी चाहिए होती है किसी भी रेट ऑफ चेंज को निकालने के लिए। तो वो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम हो गया। तो फाइनल इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर हम मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी v u है और फाइनल वेलोसिटी v है,
तो v माइनस यू तुम्हारा चेंज हो गया। और रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ में जब किसी का रेट निकालते हैं चेंज के साथ तो टाइम आता है, तो v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है आपका एक्सेलरेशन मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और ये सब चीज़ें। इसके नीचे एक है ग्राफ पीसीएस कभी पूछा नहीं है, पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना ज़रूरी है कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्पीड कहलाता है, यानी कि दिस स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में स्पीड जो स्लोप होता है स्पीड कहलाता है, और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में स्लोप होता है एक्सेलरेशन कहलाता है। इतना मैक्सिमम पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं कुछ पूछेंगे इसमें से। आप ये बाकी पीडीएफ पढ़ते रहना, आपको और चीज़ जानकारी मिलेगी। मैं बस क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो कंसेप्चुअली जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए मैं उन सब चीज़ों पे बात करूँगा। बाकी थोरोली अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पीडीएफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये जो हमने अभी देखा ना थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसके बेसिस पे हमें स्पीड के 3 फार्मूले निकाले गए हैं। एज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो ये है ये फार्मूला निकाला गया है। टी को हम इधर ले जाएंगे, ए टी हो जाएगा, और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। ऐसे करके जब हम स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम वो हम जब फार्मूला लगाएंगे तो हमें ये दूसरा फार्मूला निकलता है, तीसरा फार्मूला निकलता है, ऐसे करके 3 फार्मूला निकलते हैं। आज तक कभी पीसेस पूछा नहीं है ऐसी चीज़ें, पर आप ये याद रखना ज़रूरी है। आप इसको तो मैं ये कह रहा था कि इसमें आज तक कभी पीसेस ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं पूछा है, पर आपको याद रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कभी ऐसा न्यूमेरिकल आ गया, आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वहाँ पे ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है डायरेक्ट वी इक्वल टू यू प्लस ए टी पे। ठीक है, तो नीचे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ से भी अभी तक कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। देखो, अगर आपने कभी सबने कभी ना कभी बाइक या साइकिल चलाई होगी, तो अगर मान लो आप इससे मोड़ है, ठीक है, ये मोड़ है, ये सड़क है अपनी, यहाँ पे आप बाइक लेकर ऐसे जा रहे हैं। जब आप यहाँ पहुँचते हैं ना तो आप देखते हैं कि आपकी बाइक इस तरफ टिल्ट हो रही है। क्यों टिल्ट हो रही है? टिल्ट इसलिए हो रही है, उसको अपना बैलेंस बनाने के लिए टुवर्ड सेंटर की तरफ टिल्ट होना पड़ता है। और इसीलिए ये जो रोड की ऊंचाई भी है, यहाँ पे ये जो एरिया है ये भी थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रहे। जब हम ये सर्कुलर पाथ पे हम मोशन करते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन मेंटेन रखने के लिए कि हम सड़क पे ही रहें, नहीं तो हम गिर जाएंगे, इसलिए हम बाइक को टिल्ट करते हैं, और जो रोड भी होती है वो भी ऐसे टिल्टेड बनाई जाती है। इसमें याद रखने की क्या ज़रूरत है? इसमें याद रखने की ये ज़रूरत है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है। यही पूछेगा मैक्सिमम, इसके अलावा यहाँ पे पूछने के चांसेस बहुत कम है। इसके एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार टर्निंग अराउंड ए सर्कुलर कर्व, मून ऑर्बिटिंग अर्थ, स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग बीइंग व्हर्ल्ड इन द सर्कल। ये सारी चीज़ें सेंट्रीपिटल फोर्स पे वर्क करती हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे वर्क करती हैं, जो इस तरफ झुकती हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले समझा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सब फोर्सेस आप याद रखना। ओके, तो आगे हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देते हैं क्या है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो कि 3 लॉज मोशन है, तो उनमें जाने से पहले हम देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स नथिंग, जस्ट कोई अगर हम पे पुश करता है या फिर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो वो फोर्स कहलाता है। सबको पता है कि मान लो ये बॉडी है, कोई सॉलिड ब्लॉक है, यहाँ पे कोई पुल कर रहा है या फिर कुछ भी है, या फिर ये बॉडी ही हमें पुल कर रही है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये ग्रेविटेशन से नीचे आ रही है और हमें पुश कर रही है, तो ये फोर्स कहलाती है। इसका सिंपल है, इसमें समझना है नहीं आई थिंक। बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, आप यहाँ से देख लेना। सॉरी फॉर नॉइस। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना कि इसमें जो है हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है न्यूटन के तीनों नियम पे। दे देगा कि कोई बॉडी है, मान लो कार में कोई इंसान बैठा हुआ है और जब ब्रेक मारता है तो आगे की तरफ झुकता है, ऐसे करके स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि जो है ये किस न्यूटन के नियम से
रिलेटेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है कि इसमें इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके टाइप के यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड या डायरेक्ट लाइक जे टाइप या फिर CAPF या CD जैसे क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं, जहाँ पे फिजिक्स की कंसेप्चुअल डेप्थ चाहिए हमें। आप इसलिए इसको ऐसे पढ़ना कि आपको पता होना चाहिए रूल्स क्या हैं, लॉस क्या हैं, और उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। उसके अंदर के जो फार्मूले हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं और पूछेगा भी नहीं, बहुत रेयर चांस है। देखते हैं क्या है न्यूटन के नियम, फटाफट जल्दी जल्दी। न्यूटन के 3 नियम थे, 1 2 3। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई बॉडी है, इफ़ कोई बॉडी है अगर वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है तो वो चेंज को रजिस्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो आप किसी कार में बैठे हुए हैं, ये कार है, आप यहाँ पे ड्राइविंग सीट है, आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, कार इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो कार जो हमारी बॉडी होती है वो आगे की तरफ झुकती है ना। आगे की तरफ क्यों झुकती है? क्योंकि हम मोशन में होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है कार के अंदर वो मोशन में होती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, एवरी बॉडी रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, वी आर इन मोशन एंड वी रजिस्ट एनी चेंज। ये ब्रेक जब मारते हैं तो ये चेंज है और हम इसको रजिस्ट करते हैं। इसको रजिस्ट करने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो आगे की तरफ झुकती है, ये मोशन में रहना चाहती है, ठीक है। इसका उल्टा हो गया कि दूसरा मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन में अगर सबने बैठा होगा, सभी बैठे होंगे, तो वहाँ पे जब हम मान लो ट्रेन कोई स्टेशन पे खड़ी हुई है, ठीक है, ट्रेन स्टेशन में जब खड़ी होती है और वहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो आपने देखा कि एक जोर का झटका लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। हम पीछे की तरफ एक जोर का झटका लगता है। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है ना, तो हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्ट पे होती है, यानी कि हम मोशन में नहीं होते हैं। तो जब कोई रजिस्ट होता है, यानी कि मोशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो अपनी बॉडी उसको रजिस्ट करती है। बॉडी वांट्स टू बी इन रेस्ट, इट डजंट वांट टू बी इन मोशन। तो रेस्ट में होने के लिए हम जो है अपने आप को पीछे की तरफ ढकेलते हैं नेचुरली, टू मेंटेन द इनर्शिया, ठीक है। तो समझ में आएगा आई थिंक। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, व्हेन ए कार ब्रेक सडनली आवर बॉडी टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया, व्हेन ए बस स्टार्ट मूविंग सडनली वी टेंड टू बैकवर्ड। यही दो एग्जांपल हैं जो मैंने यहाँ पे समझाए हैं। ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे यूपीपीसीएस, ठीक है। तो आप ये समझना, इस चीज़ को समझना, ये जो फर्स्ट लॉ, ये डायग्राम दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि सेकेंड लॉ एक मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली कहने का पॉइंट है कि यहाँ पे डायरेक्ट हमें फोर्स की इक्वेशन मिलती है, F=ma। ये फार्मूला आप रट लेना, क्योंकि कभी भी ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि F= क्या होता है, ma होता है, m/a होता है, या फिर m=fa होता है। ऐसे डायरेक्ट कभी पूछ सकता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो ऑप्शन में रहेगा F=ma या फिर m/a या फिर AF=, ऐसे कुछ करके 4 ऑप्शन दे देगा। इस वजह से आप इसको फार्मूले को याद रख लेना। वैसे होता क्या है ये लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जो ये कोई बॉडी है, मान लो कोई ये बॉल है, सपोज दैट यहाँ पे रोड पे खड़ी हुई है, इसका जो मोमेंटम का चेंज है, यानी कि मोमेंटम का मतलब ये होता है कि चाहे वो मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है, इसका जो चेंज है ना, अगर इसको बॉल को लुढ़काना है या फिर रेस्ट में रखना है, जो भी करना है, या फिर सपोज करो इसको हमें आगे बढ़ाना है, इस बॉल को यहाँ पे, तो रेट ऑफ इसका जो चेंज होगा ना, इस पे फोर्स के अप्लाइड होगा। ये तो ठीक है, ये तो हो गया किताबी चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, हम बहुत ही आसान है समझने इस चीज़ को। अगर आपने कभी हाथ गाड़ी देखा होगा या फिर किसी ठेले वाले को देखा होगा, तो जितना वो जोर लगाता है ना अपने यहाँ पे, जो उसका ये होता है हैंडल होता है, जितना ये इंसान जोर लगाता है उतना तेज़ी से गाड़ी भागती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जितना हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं उतना तेज़ी से भागती है। सिंपल है, कुछ हाई फाई नहीं है,
ठीक है, इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं, इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं कि F=ma, और एप्लीकेशन से याद रखना एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, इम्पल्स का आता है। इम्पल्स जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये जो न्यूटन के लॉज है ना, इनके नाम भी अलग अलग हैं। नाम अलग अलग कहने का पॉइंट है कि कभी भी पीसेस ये पूछ सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किस लॉ से रिलेटेड है न्यूटन के। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किससे है, फर्स्ट लॉ से है। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन किससे है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किससे, थर्ड लॉ से। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी किसी को समझाई हुई है अपने बैच के अंदर। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम ये चीज़ और ही डिटेल में और अच्छे से तरीके से समझाते हैं, और लोगों को जो है वहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ें उनको दी जाती हैं। आप और अधिक जानना है तो आप हमारा चैनल जो है ये बोधि संगम पीसेस पे आइए और वहाँ पे अपना मेंटरशिप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट्स का, एक एक चीज़ का हम मास्टर क्लास लेते हैं और समझाते हैं कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको टैकल करना है यूपी पीसेस के लिए। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स हम जानते हैं इसको हिंदी में आवेग बोलते हैं। वैसे लोकल लैंग्वेज में, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। कोई बहुत इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव मतलब कोई अचानक से गुस्सा हो जा रहा है, कोई अचानक से बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करने लगता है, कहते नहीं बहुत इम्पल्सिव है। तो ये जो अचानक वर्ड है ना, दिस इज़ द मेन, लाइक दिस इज़ द मेन कीवर्ड ऑफ दिस सडन, दिस इज़ द मेन कीवर्ड ऑफ दिस इम्पल्स कंसेप्ट। सो व्हाट इज़ दिस, इम्पल्स रेफर टू लार्ज फोर्स, यानी सडन फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अचानक से कोई फोर्स हमारे हाथ में लगता है तो हम उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द बोथ फोर्स एंड हाउ लॉन्ग इट एक्ट्स, दोनों पे इफेक्ट करता है, क्योंकि हमें जितना स्मॉल अमाउंट पे जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा इम्पल्स हमें क्रिएट होता है। एग्जाम्पल समझेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी आपने देखा होगा कि जब कोई कैच लेता है, क्रिकेट देखा होगा आपने, जब कोई कैच लेता है ना तो उसको हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। हाथ को पीछे की तरफ इसीलिए खींचता है क्योंकि अचानक से जब एक बॉल आती है और ये बहुत तेज़ी से स्पीड के साथ आती है तो इसमें बहुत काफ़ी अच्छा फोर्स होता है, और ये अपना जब हाथ में लगेगी ना, जब हाथ में लगेगी तो हमारे हाथ में चोट लग सकती है। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम अपने हाथ को पुल बैक करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं कैच लेने के बाद, टू रिड्यूस इट्स फोर्स, टू रिड्यूस इट्स इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पढ़ना, इसके एग्जांपल्स यानी एप्लीकेशंस पढ़ लेना है यहाँ से डायरेक्ट। इससे आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे ईजी है। इसमें क्या है, सिंपल, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली इन पेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉकेट है, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे इग्निशन होता है कुछ, यहाँ पे आपने अगर पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड सॉलिड, जैसे मान लो अपना GSLV है, यहाँ पे दो प्रोपल्शन बॉक्स होते हैं, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन, तो ये जो है सॉलिड, ये क्रायोजेनिक होता है, सॉलिड लिक्विड CLS। तो यहाँ पे प्रोपल्शन होता है इस चीज़ का, तो ये इस चीज़ को, ये चूँकि जो अपना प्रोपल्शन की वजह से नीचे की तरफ आ रही है और इसको फोर्स करता है, एग्जर्ट करता है ऊपर की तरफ, तो रॉकेट अपना उठ जाता है। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक ही में नहीं लग रही हैं कि रॉकेट के अंदर ही चीज़ें हो जा रही हैं, वो नहीं हो पाएंगी। तो ये है। अब यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, बस इतना आप याद रखना कि इसके जो है एप्लीकेशन पे आप ध्यान रखना। जब हम यहाँ पे एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, वॉकिंग, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, रॉकेट प्रोपल्शन, ये चीज़ तीनों आप याद रख लेना कि किस न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। रॉकेट प्रोपल्शन किससे है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। रिकॉइलिंग ऑफ गन किससे है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। रिकॉइलिंग गन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जब रिकॉइल गन कोई अगर ऑफ कोर्स कोई यूज़ नहीं किया होगा, बट अगर आपने देखा हो किसी मूवीज़ वगैरह में कहीं पे, जब कोई गन यूज़ करता है, गन चलाता है तो पीछे की तरफ झटका लगता है, तो वही होता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेज़ी से गोली जाती है, जितनी तेज़ी से वो फोर्स आगे की तरफ लगता है, उतनी तरफ पीछे भी लगता है, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो आई थिंक यू वी आर क्लियर विथ न्यूटन के तीनों नियम से, एंड उसके एप्लीकेशन पार्ट भी हमने देख लिए। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि एप्लीकेशन पे फोकस रखना, उसको याद रखना। अगला टॉपिक है छोटा सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है ना,
कि न्यूटन के जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसी का ही और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला करके एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का एक रूल दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेकिन इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में थर्ड रूल का ज़्यादा रोल है मोर रोल। कभी भी यूपीपीसी से ये पूछ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस न्यूटन के किस लॉ से रिलेटेड है। अगर ऑप्शन में रहेगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नन ऑफ द अबव, तो हमें कौन सा आंसर मारना है, हमें 3 मारना है, क्योंकि इसमें 3 का ज़्यादा रोल है। अगर जो है 2 एंड 3 दोनों दिया है तो हम 2 एंड 3, अगर सपोज करो यहाँ पे 3 की जगह पे यहाँ पे 2 एंड 3 होता है तो हम किसको मारते हैं आंसर, 2 एंड 3 मारते हैं, ठीक है। तो टोटल इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम किससे रिलेटेड है, थर्ड लॉ से, एंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन किससे है, सेकेंड लॉ से, एंड लॉ ऑफ इनर्शिया किससे, फर्स्ट लॉ से। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद इट्स मोशन का पार्ट से, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, फ्रिक्शन। बहुत आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, फिर भी एक सेकेंड क्विकली देखते हैं क्या है ये फ्रिक्शन। हम सबको ही पता है कि जब हम चलते हैं तो हम पैर पीछे की तरफ करते हैं, हमें फोर्स लगता है, या फिर एग्जांपल के तौर पे कोई सॉलिड ब्लॉक है, कोई वर्सेस कोई एक रोलिंग ब्लॉक है, इसको चलाने में इसको खींचने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसको खींचने में कम फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है ये हाई है, इसका कॉन्टैक्ट एरिया लो है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, फ्रिक्शन यहाँ पे लो है। फ्रिक्शन सिंपली सबको पता है, घर्षण कि कुछ भी है फ्रिक्शन लगता है, कहीं भी है, आप कोई चल रहे हो, बाइक चला रहे हो, किसी सामान को खींच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे सबने आपने फ्रिक्शन फील किया होगा। इसमें पीसेस क्या पूछ सकते हैं, पीसेस के पूछने के आप मैक्सिमम ये पूछ सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, आप यहाँ से पढ़ लेना, बहुत इस छोटी चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और दूसरी चीज़ क्या पूछ सकते हैं, ड्रैग किसको बोलते हैं। ड्रैग ये होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। तो ड्रैग कभी ऑप्शन में दे सकते हैं व्हाट इज ड्रैग, सिंपल। और इसमें कुछ वैसे पढ़ने की चीज़ है नहीं, ठीक है। आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर। हमने एक चीज़ बहुत डिटेल में जानी हुई है, तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना जो वर्क एंड एनर्जी का।